अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2006 क्वेश्चन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रीडिंग आवर क्वेश्चन। ठीक है, सो गिवन कंसीडर द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली वेयर द पार वैल्यू ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर्स आर ₹10 एंड डिबेंचर की जो है वो ₹100 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में बता दूँ। अच्छा देखें, शेयर्स जो होती है वो एक तरीके से हिस्सा होता है कंपनी के अंदर। ठीक है, अगर आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, सो अगर ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तो आप सिंपली जो उसके शेयर्स परचेज कर लेते हो, राइट। और डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में ये डिफरेंट होता है कि बॉन्ड्स जो है वो अनसिक्योर्ड होते हैं, जब डिबेंचर्स जो है वो अनसिक्योर्ड होते हैं जबकि बॉन्ड्स जो है वो सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा सिक्योर्ड होने का मतलब कि उनके अगेंस्ट कोई कोलैटरल प्लेज्ड मॉर्गेज ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, या गिरवी, अगर हम सिंपल उर्दू ज़बान में बोलें इनको तो गिरवी। ठीक है, सो नो नीड टू यूज़ द हार्ड वोकैबुलरी ऑफ फाइनेंशियल जार्गन्स। अच्छा, तो अब बात ये कर रहा था कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, शेयर्स बेसिकली आपको जैसे सबको पता है कि शेयर्स ये होता है कि भाई आप कंपनी के अगर अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप उसके शेयर खरीदते हो, तो इससे क्या होता है कि आप पार्शियल ओनर बन जाते हो कंपनी के। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है उस कंपनी की, तो आप एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हो। ठीक है, 50% से ज़्यादा होल्डिंग्स होना ज़रूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा, डिबेंचर्स में बेसिकली ये होता है कि आप कंपनी को लैंड कर रहे होते हो। ठीक है, अगर कंपनी कल को बैंकरप्ट जाती है तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, हो सकता है कि आपके पैसे चले जाएँ। ठीक है, तो उसमें रिस्क होता है। और जबकि बॉन्ड्स जो है वो तो सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि अगर कल परसों कंपनी बैंकरप्ट भी होती है तो एसेट अपना बेच के या कोई जो भी उसके अगेंस्ट प्लेज चीज़ रखाई होगी या गिरवी चीज़ रखाई होगी वो आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलें, हमने यहाँ तो पढ़ लिया था कि भाई डिबेंचर पार वैल्यू जो है शेयर की पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू। ठीक है, तो शेयर की जो फेस वैल्यू है या पार वैल्यू ₹10 है, जबकि डिबेंचर की जो फेस वैल्यू या पार वैल्यू जो ₹100 है। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ एंट्रीज बनाने को हमें दी हुई हैं। ठीक है, एक एंट्री पीछे भी है शायद, हाँ एक एंट्री पीछे भी है और यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि आपने जनरल एंट्रीज बनानी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्रीज बनाते हैं। अच्छा, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपके पास डेट आती है, टाइटल ऑफ अकाउंट से पर्टिकुलर जो भी आप लिखना चाहें, फिर पोस्ट एंड रेफरेंस दैट इज PR, फिर डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अच्छा तो चलें यहाँ से पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ कि इश्यूड 10,000 शेयर्स एट ₹12, ₹12 के जो है 10,000 शेयर्स इशू किए पर शेयर फॉर कैश के लिए। ठीक है, अब देखो शेयर की जो फेस वैल्यू है ₹10 है। अब क्या होता है कि फेस वैल्यू से अगर कंपनी ज़्यादा में शेयर सेल करती है, जैसे अगर ₹12 में सेल किया, फेस वैल्यू ₹10 है, तो जो ₹2 है वो प्रीमियम है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कंपनी यानी कि उसने शेयर पे लेट्स सपोज कि पैसा कमा मतलब प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ₹2 मजीद प्रॉफिट कमाया, शेयर था ₹10 का लेकिन कंपनी ने उसको ₹12 में बेचा, ₹2 पर शेयर, एक शेयर पे ₹2 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि बाज़ औक़ात कंपनी इतनी पॉपुलर नहीं होती, तो जिसकी वजह से कंपनी को क्या करना पड़ता है कि अपने शेयर्स को डिस्काउंटेड रेट पे बेचना पड़ता है। डिस्काउंटेड रेट का मतलब कि पार वैल्यू से कम में। ठीक है, जैसे ₹10 का शेयर है तो ₹10 से ₹9 में बेचा तो कंपनी ने ₹1 का पर शेयर पे लॉस कमाया। ठीक है, तो ये जो है प्रीमियम और डिस्काउंट का चक्कर होता है। अगर प्रीमियम है तो उसका मतलब क्या है, एक तरीके से रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो आप उसका क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, राइट। तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है जबकि डिस्काउंट जो है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पे 10,000 शेयर्स सेल किए, तो कंपनी के पास क्या आया, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो कंपनी के पास पैसा आया क्योंकि कैश के लिए उसने शेयर्स दिए। तो पैसा कितना आया, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आया। अच्छा, अब दूसरी बात, कंपनी जो हमेशा बैंक अकाउंट यूज़ करती है। ठीक है, वो कभी भी कैश की जो लेन देन है वो मतलब कोई भी पैसे की लेन देन कैश फॉर्म में नहीं करती। ठीक है, जैसे ये नहीं बोलती कि भाई सूटकेस लेकर आ जाओ उसके अंदर पैसे भर के, क्या होता है कि वो बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं क्योंकि कंपनीज को जो है ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है ताकि वो आगे SECP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस होती हैं कंट्रीज़ की, तो उनको रिपोर्टिंग करने में आसानी हो। ठीक है, और दूसरा ये कि टैक्स फाइल वगैरह में भी काफ़ी मतलब आसानी होती है ये ऐसा करने से। अच्छा, तो जिसके वजह से ये लोग रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली किसी भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से ये लोग रिक्वायर्ड होते हैं कि ये सब चीज़ें करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे जिसमें हम बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी के बैंक के अंदर पैसा है और ये कंपनी की हम जनरल एंट्री बना रहे हैं, तो जिस वजह से हमने यहाँ पे कंपनी के बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है। अच्छा, आप कितने शेयर्स बेचे, 10,000 शेयर्स बेचे कि 10,000 के शेयर्स बेचे, एक शेयर जो है ₹12 का बिका, तो कितना टोटल कैश है ये हम यहाँ पे देख लेंगे। तो कैलकुलेटर आ चुका है और ये आपके पास है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए
1,20,000, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,20,000, ये जो है टोटल बैंक के अंदर पैसा है। अब यहाँ पे कितने बैंक कंपनी के पास से क्या गया, कंपनी के पास उसके शेयर्स गए, ठीक है। कौन से शेयर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे भी शेयर्स की दो टाइप होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, दूसरे होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स। इनका वैसे तो काफ़ी डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, यानी कि जो भी नॉमिनी खड़े होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, उनको ये शेयर होल्डर्स नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी वोट डाल सकते हैं। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो बॉन्ड्स की तरह होते हैं, उन पर एक कोई फिक्स्ड रेट होता है, तो वो मिलता रहता है उनको, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट, फिक्स्ड रेट वाला प्रॉफिट जो है अर्निंग होती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रेफर्ड वालों के पास कोई भी राइट नहीं होता, ठीक है, मतलब वोटिंग राइट नहीं होता। तो ये जो है मेन डिफरेंस है। वैसे तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेन डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स यहाँ पे आ गए। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने के हैं? 10,000 शेयर्स बिके और एक शेयर 10 रुपये का है, तो कितने आ गए? ये 1 लाख शेयर्स, मतलब 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ के ये 10,000 शेयर्स गए। और कंपनी ने इन शेयर्स पे क्या हासिल किया? प्रॉफिट, यानी प्रीमियम, ठीक है। कितने का? 2 रुपये का हर शेयर पे। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने आ गए? ये 20,000, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री मूव ऑन करते हैं। अब भाई नेक्स्ट एंट्री कहती है कि इशूड 7,000 शेयर्स हमने इशूड किए टू द प्रमोटर्स एट पार, ठीक है। प्रमोटर्स कौन होते हैं? बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है, या बड़े टॉप लेवल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये वो लोग होते हैं, जैसे CEO, CFO, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इन्वेस्टर्स, ठीक है। मतलब जो जिसने ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की होती है एक कंपनी में, तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो अच्छा, इनको शेयर्स दिए गए, ठीक है। प्रमोटर्स को शेयर्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि उनका कंपनी में इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर शेयर्स उनको देते हैं तो उसका मतलब ये उनकी कंपनी है, तो हर बंदा जो अपनी कंपनी को अच्छी तरीके से चलाना चाहेगा। अगर आप मैनेजर रख रहे हो और कंपनी किसी और की हो, मैनेजर जो है ऐसा ही उस पर हो सैलरी पे, तो ऑब्वियसली वो इतना अपना जो है एफर्ट्स नहीं डालेगा जितना, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं है ना। अब ये तो अगर वो शेयर्स परचेस करता है तो उसका मतलब कि वो बिजनेस का पार्टनर है, ठीक है, एक तरीके से, मतलब हिस्सा है, मतलब वो है ओनर है एक तरीके से, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा ताकि उनकी जो शेयर प्राइसेस बढ़े, और अगर वो आगे जाके वो शेयर सेल भी करना चाहे तो उसको ज़्यादा कीमत में बिके, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस के नाम से ये एंट्री बनती है, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से इसकी एंट्री बनेगी कि यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसका मतलब होता है शुरुआती एक्सपेंस, ठीक है, इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस। और यहाँ पे अपने क्या 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 शेयर्स दिया, ठीक है, ये शेयर्स को एक्सपेंस आउट कर दिया। कितने शेयर्स? 7,000 शेयर्स पार, यानी कि 10 रुपये पे, तो ये कितने हो गए? 70,000, राइट। तो 70,000 से डेबिट और 70,000 से ये क्रेडिट अमाउंट हो गई, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास लिखा है कि भाई शूट 5,000 8% डिबेंचर। अब 8% डिबेंचर ये क्या चीज़ जिसने बोल दी? तो बेसिकली ये होता है कि 8% से कूपन रेट है, ठीक है। कूपन रेट बोलो या इंटरेस्ट रेट बोलो, एक ही चीज़ है। तो क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपये का डिबेंचर परचेस किया है, तो वो अगर 8% वाला डिबेंचर, तो उसका मतलब कि 100 रुपये का 8% आपको रिटर्न यानी प्रॉफिट या इंटरेस्ट या सूद मिलता रहेगा, ठीक है, इस पर। तो यानी कि 8% कितना होगा? तो 100 रुपये का 8% ऑब्वियसली 8 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो 8 रुपये जो है आपको पर डिबेंचर पे हर साल मिलेंगे, ठीक है, अगर वो डिबेंचर का कूपन रेट 8% है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये क्या होता है? ये कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। हम यहाँ पे इंटरेस्ट आउट कर देते हैं कि भाई हमने ये हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो हमने लैंडिंग की हुई है उस पर हमने पैसा दिया, ठीक है, यानी कि जो हमने उधारी ली हुई है या लोन लिया हुआ है उस पर हम सूद पे कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है ये चीज़ होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एंट्री नहीं बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस उस वक्त हम इसकी एंट्री डालेंगे जिस वक्त ये इनकर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा है डिबेंचर देने पर, ठीक है। और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि जब डिबेंचर को हम वापसी खरीदेंगे, अच्छा, डिबेंचर क्या होता है? इनके पास मैच्योरिटी होती है। बेसिकली मैच्योरिटी क्या होती है डिबेंचर की? अब देखो क्या होता है कि डिबेंचर्स मतलब कुछ उनके टेन्योर होता है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं एक डिबेंचर खरीदता हूँ तो उस पर लिखा है भाई 5 ईयर्स तक इसका टेन्योर है, ठीक है। 5 ईयर के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 5 ईयर के बाद कंपनी जो है ये डिबेंचर मुझसे ख़रीद लेगी, और जितने में मैंने ख़रीदा था या तो उससे ऊपर या उससे नीचे ये मुझे वो पैसा वापस करेगी मेरा, ठीक है।
सो ये कुछ डिबेंचर्स होते हैं। अगर वो ज़्यादा पैसे दे रही है तो इसका मतलब कि मुझे प्रीमियम भी हासिल हो रहा है उस डिबेंचर पे, और अगर वो कम पैसे दे रही है मुझे, मैंने ज़्यादा में ख़रीदा था, तो उसका मतलब कि मुझे मैंने डिस्काउंट में कंपनी को वापस सेल बैक कर दिया, ठीक है, या कंपनी ने मुझसे डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय बैक कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मेच्योरिटी किसी भी डिबेंचर की, और बॉन्ड्स की भी इसी तरीके से मेच्योरिटी या टेन्योर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी? अब यहाँ पे लिखा है कि 90% ₹90 ईच रिपेबल आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर के बाद ये कंपनी वापस खरीद लेगी डिबेंचर्स, ठीक है, एट ₹110, यानी कि आपने ₹90 पे खरीदा था ये डिबेंचर की, जबकि ओरिजिनल प्राइस थी 100 रुपये, और कंपनी आपसे वापसी खरीदेगी ₹110 पर, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे आपने कम में खरीदा, डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदा कंपनी से, और प्रीमियम प्राइस पे उसको सेल किया, ठीक है, यही हुआ है ना। तो यही हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? हम क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी की एंट्री बना रहे हैं, तो हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ना कि उस बंदे के पर्सपेक्टिव से जिसको फायदा हुआ, ठीक है। तो कंपनी को क्या हुआ कि कंपनी को सबसे पहले तो डिबेंचर सेल आउट करने पर उसकी बैंक अकाउंट में पैसे आए, ठीक है। कंपनी ने जो है वो ₹90 का डिबेंचर सेल किया, और कितने डिबेंचर सेल किए ये हमने नहीं देखा, ये अब देख लेते हैं। कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू किया, सेल किए, ठीक है। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 5000, एक डिबेंचर जो है ₹90 का कंपनी ने सेल किया, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया। और इसी तरीके से कंपनी ने ऐसे ही 5000 डिबेंचर सेल किए ₹90 में, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये आपके पास आ गए 4,50,000। सो 4,50,000 कंपनी को डिबेंचर इशू करने पर मिले, ठीक है। और कंपनी ने, क्योंकि ये डिबेंचर 100 रुपये का था, तो कंपनी ने ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया, ठीक है। कितने की डिस्काउंट प्राइस पे? क्योंकि 100 रुपये का है और कंपनी ने इशू किया था ये कुछ ₹90 में, तो ₹10 कंपनी ने डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया है। तो 10 मल्टीप्लाई 5000, तो ये कितना हो जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, वैसे तो 50,000 है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर में करेंगे हम, तो ये आ गया 50,000, ठीक है। सो 50,000 कंपनी ने डिस्काउंट कर दिया, मतलब कि 5 लाख का था, 50,000 कंपनी ने डिस्काउंट मारा, बोला भाई आपको जो है 4,50,000 में हम देंगे, तो आपने वो खरीद लिया, और कंपनी के पास 4,50,000 आए, कंपनी ने बाकी 50,000 है उसको डिस्काउंट के मतलब हेड ऑफ अकाउंट से उसको सेटल कर लिया, ठीक है, या राइट ऑफ कर लिया, जो कंपनी का 50,000 का जो लॉस हुआ सेल पर। अब कंपनी जब वापस इसको खरीदेगी तो क्या होगा कि कंपनी को लॉस होगा, ठीक है, ये कंपनी ₹110 में खरीदेगी, ठीक है। तो लॉस ऑन रिडम्पशन इसको हम कहते हैं, रिडम्पशन यानी कि जब मेच्योरिटी आ गई, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लॉस ऑन मेच्योरिटी। सो रिडम्पशन, ठीक है, जब रिडीम करेगा वो बंदा, तो कंपनी को कितने का लॉस उठाना पड़ेगा? 10 पर डिबेंचर पे, ठीक है। तो इसी तरीके से कंपनी जो 5000 डिबेंचर खरीदेगी वापस लेगी, तो कंपनी को मजीद 50,000 का और मजीद लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, पर यहाँ पे कंपनी के यहाँ से क्या गया, कंपनी ने एक लायबिलिटी खरीद कर ली, ठीक है, कौन सी? डिबेंचर पेबल की, डिबेंचर पेबल, ठीक है, क्योंकि वो पेबल है, इसका मतलब कि कंपनी ने इस लायबिलिटी को सेटल डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि कंपनी को वापस पैसा ये देना है, ठीक है। डिबेंचर बेसिकली आप लैंड कर रहे होते हैं, डिबेंचर अगर आप खरीदते हो कंपनी से, तो इसका मतलब कि आप कंपनी को पैसे लैंड कर रहे हो, लेकिन जब आप कंपनी से शेयर्स खरीदते हो या कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो उसका मतलब कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो ये कितने हो गए? अच्छा, डिबेंचर जो 100 रुपये का है कि, और 5,000 डिबेंचर इसी तरीके से जो है कंपनी ने सेल किए हैं, तो ये 100 मल्टीप्लाई 5,000 दैट इज़ 5 लाख। अब देखो यहाँ पे एंट्री जो है वो बैलेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंपनी ने जब इसको वापस रीपरचेज किया या अपना पे लोन जो चुकाया, तो कंपनी ने प्रीमियम पे चुकाया, यानी कि ज़्यादा पैसे दिए, जितने पैसे लिए थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे दिए, ठीक है। तो कंपनी ने कितना प्रीमियम पे खरीदा उसको, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी या रिडम्पशन, ठीक है। तो कितने का प्रीमियम पे, कितने से प्रीमियम पे खरीदा? 100 रुपये का बेसिकली वो डिबेंचर होता है, तो कंपनी ने 110 रुपये दिए पर डिबेंचर, तो 5,000 डिबेंचर थे मल्टीप्लाई बाय 10, तो 50,000 कंपनी ने मजीद प्रीमियम पे किया, ठीक है, उसको वापस खरीदने पर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कंपनी का टोटल लॉस कितना हुआ। कंपनी को कितने रिसीव हुए? सिर्फ 4,50,000, ठीक है। कंपनी को कितने सिर्फ रिसीव हुए? 4,50,000 सिर्फ रिसीव हुआ है। कंपनी ने डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा, क्योंकि 100 रुपये का था, कंपनी ने ₹90 पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल किया। कंपनी ने 100 रुपये का था, कंपनी ने ₹90 में सेल किया, तो ₹10 यहाँ पे लॉस हुआ पर डिबेंचर, ठीक है, और टोटल 50,000 का लॉस हुआ। जब कंपनी ने वापस खरीदा उस डिबेंचर को, तो ₹10 ज़्यादा पे किए,
यानी कि 90 रुपीज़ का डिबेंचर था उसको, आई मीन 100 रुपये का डिबेंचर था, उसको 90 रुपीज़ में सेल किया, 10 रुपये ये गए। और फिर जब 100 रुपये का डिबेंचर है तो उसको 110 रुपये में खरीद रही है कंपनी, तो 10 रुपये यहाँ पे गए पर डिबेंचर। तो टोटल कितने हैं 50,000 प्लस 50,000 दैट इज़ 1 लाख। तो कंपनी ने टोटल 1 लाख रुपीज़ का लॉस किया। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है एंट्री नंबर 4, यहाँ पर लिखा है कि डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड ₹40,000। देखो डिविडेंड क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। देखो डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट होता है शेयर्स के ऊपर। ठीक है, यानी जैसे आपने शेयर्स खरीदे हुए, अब जरूरी नहीं है कंपनी डिविडेंड दे या नहीं दे, कंपनी की अपनी मर्जी होती है। ठीक है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई आज डिविडेंड देना है या नहीं देना है, दैट इज अप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जिस वक्त कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज होती है और कंपनी जो है कैश डिविडेंड नहीं दे सकती तो कंपनी स्टॉक डिविडेंड देती है। अब स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, ये वही मतलब कि कंपनी ने कैश की जगह पे आपको और ज़्यादा मजीद शेयर्स दे दिए। अच्छा, ये थोड़े पीरियड के लिए सही होता है कि कंपनी ने शेयर्स दे दिए, आप खुश हो गए कि भाई आपके 10 शेयर थे, 5 शेयर्स और आपको फ्री में मिल गए। ठीक है, आपको खरीदने नहीं पड़े। लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये काफ़ी नुकसान होता है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली शेयर की प्राइसेस को गिरा देता है। कैसे गिराएगा? अब देखो शेयर आप शेयर खरीद क्यों रहे हो? ताकि आपकी जेब में पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, कैश आया। ठीक है, लेकिन आपको कैश दे ही नहीं रही है कंपनी आपको मजीद शेयर्स पे शेयर्स देती जा रही है, शेयर्स पे शेयर्स देती जा रही है, तो कोई भी शेयर कोई भी पैसा अर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये शेयर इन सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो क्या होता है कि सप्लाई उसकी बढ़ गई तो ऑब्वियसली जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, शेयर की। तो जब डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइसेस भी कम होंगी। ठीक है, तो जब प्राइसेस कम होंगी तो ओवरऑल सब बंदे लॉस में जाएंगे जिनके पास भी शेयर्स थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बंदे बोलेंगे कि भाई हम और मजीद फ्यूचर में लॉस अक्कर करने से अच्छा है कि हम इसको सेल आउट कर देते हैं। तो कम प्राइसेस पर उसको सेल आउट करके अपने आप की पोर्टफोलियो में से उन शेयर्स को निकालेंगे। ठीक है, जब वो लोग भी सेल करेंगे तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो मार्केट के अंदर जो बियर्स होते हैं, ठीक है, दो लोग होते हैं मार्केट के अंदर। एक बुल्स होते हैं जो कि मार्केट को हमेशा बढ़ाए रखते हैं। ठीक है, जिसको हम उर्दू में आई डोंट नो क्या कहते हैं, शायद तेजी रे या कुछ ऐसा कुछ करके कहते हैं। तो बेयर्स बेसिकली ये होते हैं मतलब जो मार्केट को मंदी में लेकर जाते हैं। ठीक है, सो बेयर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि हमेशा शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं, यानी कि कम बैट कर रहे होते हैं उस शेयर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सब बेयर्स बढ़ जाते हैं उस शेयर्स के, पर्टिकुलर शेयर के। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल प्राइसेस कम होती जाती हैं और फुल ऑन डिक्लाइन या फ्री फॉल पे चले जाती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी नुकसानदेह होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक डिविडेंड्स। अब कंपनी को चाहिए कि वो अगर 3-6 साल तक या 5-6 साल तक जो स्टॉक डिविडेंड दे रही है तो वो अब कैश डिविडेंड देना शुरू करे। ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई कंपनी के पास कैश नहीं है। ठीक है, कंपनी ओवरऑल या अल्टीमेटली वो लॉस करेगी या बैंकरप्ट करेगी या डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो ये जो है ये सिचुएशन मैंने आपको हाशिए में बता दी। अच्छा, अब क्या है कि कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड इशू किया 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब एक अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट होता है, जो कि कंपनी के हमेशा बैलेंस शीट के अंदर भी आपको नज़र आता है। ठीक है, अब उस अकाउंट से हर चीज़ निकलती है, जो भी आपके रिजर्व होते हैं, जो भी कंपनी के मतलब कंपनी जो भी रिजर्व मेंटेन करती है, जो भी कंपनी जो है कंटीजेंसी प्लानिंग करती है। ठीक है, तो वहाँ से हर चीज़ निकलती है। तो डिविडेंड भी वहीं से निकलते हैं और स्टॉक डिविडेंड भी वहीं से निकलते हैं। उस परमानेंट अकाउंट का नाम होता है रिटेन अर्निंग। ठीक है, क्या होता है? रिटेन अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग कंपनी की जो डे टू डे अर्निंग्स होती हैं उससे बना होता है, प्रॉफिट भी इसके अंदर ही डिस्क्लोज होता है रिटेन अर्निंग के अंदर। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग से कंपनी क्या करती है कि चीज़ें निकालती है, जैसे अगर डिविडेंड देना है तो वो भी रिटेन अर्निंग से जाएगा, रिजर्व निकालने हैं तरह तरह की तो भी जो है क्या कहते हैं रिटेन अर्निंग से जाएगा। ठीक है, सो रिटेन अर्निंग से अब क्या करेंगे कि स्टॉक डिविडेंड निकालेंगे। और ये डिविडेंड अभी कंपनी ने फिलहाल डिक्लेयर किए हैं, पे नहीं किए हैं, तो ये क्या है? पेबल हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो चलें इसकी एंट्री बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि रिटेन अर्निंग को डेबिट करोगे। ठीक है, क्योंकि ये शो करेगा भाई रिटेन अर्निंग आपकी कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि रिटेन अर्निंग बेसिकली जब ये बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हुए बेसिकली एक तरीके से कैपिटल अकाउंट की तरह है। ठीक है, कैपिटल जो भी बढ़ेगा तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, राइट। सो रिटेन अर्निंग्स यहाँ पे हम डेबिट करेंगे क्योंकि कम हो रही है। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? स्टॉक डिविडेंड पेबल। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक पे नहीं किए हैं, खाली डिक्लेयर हुए हैं कि भाई हमने पे करने हैं स्टॉक डिविडेंड। तो इसके वजह से ये सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे पेड लिख लिया, पेबल है। ठीक है, लाइबिलिटी है। तो कितने की है? 40,000 की। 40,000 के आपने स्टॉक डिविडेंड पे करने हैं।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या चीज़ है? आगे आपके पास है परचेज इक्विपमेंट एंड इशूड 3,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹15। ठीक है। अच्छा, अब आपने इक्विपमेंट परचेज किया और उसके अगेंस्ट आपने पैसे नहीं दिए बल्कि 3,500 शेयर्स दे दिए, जबकि जिसकी एक शेयर की जो प्राइस है या फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये, जबकि वो ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर 15 रुपये में। ठीक है। यानी कि अगर ये जो जिसने भी आपको इक्विपमेंट सेल करके आपसे 10 रुपये का शेयर एक्वायर किया, वो जाके अगर मार्केट में सेल करेगा तो उसको 15 रुपये मिलेंगे। ठीक है। यानी कि वो 5 रुपये के मुनाफे में है। तो देखते हैं कि भाई, अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिखा हो कि भाई इक्विपमेंट की प्राइस कितनी थी, तो इक्विपमेंट की प्राइस उतनी होगी जितने की हमने इसको शेयर्स दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई शेयर्स हमने कितने दिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इक्विपमेंट की जगह छोड़ दी है। ऑर्डिनरी शेयर्स हमने दिए हैं कुछ उसको 3,500, राइट। एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये। ठीक है। यानी कि फेस वैल्यू, नॉट प्राइस, फेस वैल्यू। और इस हिसाब से कितने बनते हैं? 3,500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ गए 3,500। सो 35,000, नॉट 3,500, दैट इज 35,000। सो 35,000 के ये हमने इनको शेयर्स दिए। अब ऊपर से हमने ये शेयर जो है वो प्रीमियम पे सेल किया इसको। ठीक है। क्योंकि मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है? 15 रुपीज़ की। तो 35,500 में 15 कितने हो जाए? सॉरी, नॉट 15, 5 होगा क्योंकि 5 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है। नॉट 15 रुपीज़ का। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई बाय 15, तो कितना हो गया? 52,000। सॉरी, नॉट 15, फिर से मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ, 5 आएगा। तो कितना हो गया आपके पास? 17,500। सो 17,500 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, आपके पास इक्विपमेंट का पैसा, मतलब इक्विपमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें प्लस कर देंगे हम कितने? 35,000। सो ये आ गया 35,000। तो कितने हो गए? 52,500। सो 52,500 के क्या आ गया आपके इक्विपमेंट्स। अब आखिरी एंट्री कह रही है कि भाई अपने जो 3,200 शेयर्स हो अपने स्टॉक डिविडेंड अगेंस्ट स्टॉक डिविडेंड जो आपने इशू किया था, वो द मार्केट प्राइस इज ₹12.5 पर शेयर। ठीक है। लिखा हुआ कि इशूड 3,200 शेयर्स अगेंस्ट स्टॉक डिविडेंड, द मार्केट प्राइस इज ₹12.5 पर शेयर। अब पीछे अब जाएं, उसमें हमने एक एंट्री बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि भाई स्टॉक डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया उसने, पेबल है। तो यहाँ पे ये बता रही है ये एंट्री कि उसने पे कर दिया और कितने शेयर्स दिए? 3,200 शेयर्स। 3,200 शेयर्स उसने पे किए और कितने की किए होंगे? ये 40,000 की किए होंगे। ठीक है। क्योंकि ये पिछली ये एंट्री से ये रेफरेंस दी हुई है इसमें, पिछली एंट्री की, जो कि हमने ये यहाँ बनाई थी। ठीक है। तो इसमें क्या किया कि ये लायबिलिटी सेटल कर दिया, तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है। ताकि ये लायबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो उसको हम यहाँ पे डेबिट की साइड पर लिखेंगे स्टॉक डिविडेंड पेबल। अब ये क्या है कि इसको हमने डेबिट की साइड पर लिखा तो ये लायबिलिटी खत्म हो गई। कितने से लिखेंगे? 40,000 से लिखेंगे। सो ये माइनस 40,000 प्लस 40,000, सॉरी ये प्लस होंगे और ये माइनस होंगे। ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गया? नील हो गया, जीरो हो गया, यानी आपकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आपने ये लायबिलिटी कैसे खत्म की? इसके अगेंस्ट आपने जो है वो शेयर्स दिए। ठीक है। आपने शेयर्स दिए और एक शेयर जो है 10 रुपये का है, आपने 3,500 शेयर्स दिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3,500, ये कितने हो जाएंगे? हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके थे लेकिन फिर से करते हैं इसको। 3,500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ गए 35,000। ठीक है। तो 35,000 ये आ गए। और प्रीमियम कितना आएगा आपके पास? यहाँ पे प्रीमियम जो आपने प्रीमियम पे इसको सेल किया, क्योंकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 12.50 थी। ठीक है। यानी कि 2.5 प्रीमियम। ठीक है। सो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये कितना हो जाएगा? ये देख लेते हैं। 3,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आपके पास आ गया 8,750। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली 2.50 है, नॉट जस्ट 5, 2.50। तो ये सेम अमाउंट आ रही है। लेकिन क्योंकि लायबिलिटी जो है वो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी जो है सिर्फ 40,000 की थी, तो मज़ीद यहाँ पे कितने आ सकते हैं? सिर्फ अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ये 200 है, राइट। मैं इसको पता नहीं कि बार 5 से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये 200 शेयर्स हैं, 3,200 शेयर्स हैं, नॉट 500 से 3,200 शेयर्स हैं। तो इस हिसाब से ये आपके पास जो है 8,000 आने चाहिए। तो 3,200
और ये आपके पास आ गया 8000, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएंगे 3200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएंगे 32,000। तो ये आ गए 32,000, ठीक है। तो ये 32,000 प्लस 8,000 टोटल 40,000 हो गए। आपकी लाइबिलिटी सेटल हो गई और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।